लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स से प्रकाशित लेख, वन ईयर ऑफ ट्रम्प, द टाइम टू एक्ट इज नाउ वाइल वी स्टिल कैन। इसमें लेखिका डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के पहले एक साल को अमेरिका के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए एक गंभीर चेतावनी के रूप में देखती हैं। लेख का केंद्रीय तर्क ये है कि अमेरिका में जो बदलाव हो रहे हैं उन्हें दुनिया अब साफ तौर पर एक फिसलते लोकतंत्र की तरह देख रही है। लेकिन देश के भीतर लोग इन्हें धीरे धीरे सामान्य मानने लगे हैं और यही सबसे खतरनाक स्थिति है। लेख की शुरुआत इस चौंकाने वाली तुलना से होती है कि यूरोप में अमेरिका के कंसंट्रेशन कैंप्स पर डॉक्यूमेंट्री बन रही है, जबकि अमेरिका में लोग ये तक भूल चुके हैं कि फ्लोरिडा का बदनाम डिटेंशन सेंटर एल्लिगेटर एल्ट्रेज अब भी मौजूद है। लेखिका कहती हैं कि जब असाधारण अत्याचार रोजमर्रा की चीज बन जाते हैं, तभी लोकतंत्र चुपचाप मरने लगता है। आगे लेख उस अमेरिका की तस्वीर खींचती हैं जहां अर्धसैनिक बल लोगों को घरों, सड़कों और अदालतों से उठा रहे हैं, जहां विरोध करने पर गोली चलती है और सत्ता इसे आत्मरक्षा का नाम दे देती है, जहां बड़े शहरों में सेना और फेडरल एजेंटों की तैनाती डर को सुरक्षा के रूप में पेश करती है। लेखिका के अनुसार बाहर से देखने वालों को ये देश गृह युद्ध के कगार पर लगता है, लेकिन भीतर के लोग घटनाओं की गंभीरता तक भूलते जा रहे हैं। लेख बौद्धिक और सांस्कृतिक पतन पर भी गहरी चिंता जताता है। विश्वविद्यालयों पर हमले, रिसर्च फंड में कटौती, विज्ञान विरोधी सोच, म्यूजियम और सांस्कृतिक संस्थानों को कमजोर करना, ये सब अमेरिका को कम सवाल पूछने वाला, कम सोचने वाला समाज बना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अनदेखी करने वाले, साम्राज्यवादी भाषा बोलने वाले देश के रूप में दिखाया गया है। ट्रम्प को लेख ऐसा बताता है जो सत्ता को अपना अधिकार मानता है और जिसके सामने विदेशी नेता चापलूसी करते नजर आते हैं। लेख स्वीकार करता है कि अमेरिका की कई समस्याएं ट्रम्प से पहले की हैं, लेकिन पिछले एक साल में बदलाव की रफ्तार कहीं ज्यादा तेज और खतरनाक रही है। मीडिया पर दबाव और चुनावी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की कोशिशों के जरिए देश इलेक्ट्रोल अथॉरिटेरिज्म की ओर बढ़ रहा है। अंत में लेख साफ चेतावनी देता है कि आजादी अचानक नहीं जाती, वो धीरे धीरे सिमटती है और उसे बचाने का यही समय है। बोलकर, लिखकर, विरोध करके और वोट देकर। अगर अब नहीं जागे तो शायद बाद में मौका ही ना बचे। लेट्स माइक आज का अखबार। द गार्जियन में प्रकाशित लेख, वेट लॉस ड्रग्स डू नथिंग टू एड्रेस द ट्रबल्ड रिलेशनशिप वी हैव विद आवर बॉडीज। इसने वजन घटाने वाली नई दवाओं, खासकर GLP-1 ड्रग्स को लेकर चल रही उत्सुकता पर एक असहज लेकिन जरूरी सवाल उठाता है। लेख पूछता है, क्या ये दवाएं सचमुच हमारी समस्या का समाधान है या वो सिर्फ उस गहरी बेचैनी पर पर्दा डाल रही हैं जिसे समाज और बाजार ने मिलकर पैदा किया है। लेख का मूल तर्क ये है कि शरीर और खाने को लेकर हमारी परेशानी कोई निजी असफलता नहीं, बल्कि दशकों से गढ़ी गई एक सामूहिक असुरक्षा है। भोजन, ब्यूटी, फैशन और अब दवा उद्योग, सभी ने मिलकर ये धारणा बनाई है कि अच्छा या स्वीकार्य शरीर वही है जो पतला, नियंत्रित और अनुशासित दिखे। खास तौर पर महिलाओं के लिए शरीर को पहचान और सामाजिक स्वीकृति का पैमाना बना दिया गया। लेखिका याद दिलाती है कि 50 साल पहले भी इन मानकों के खिलाफ आवाजें उठी थी, लेकिन खाने और शरीर को लेकर डर तब भी मौजूद था। आज वही डर GLP-1 दवाओं के जरिए नए रूप में सामने है। लेख ये मानता है कि इन दवाओं से कई लोगों को तत्काल राहत मिलती है। भूख और खाने को लेकर चलने वाली बेचैन सोच कुछ समय के लिए शांत हो जाती है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये राहत टिकाऊ है? लेख साफ कहता है कि ये दवाएं ना तो भूख को समझना सिखाती हैं और ना ही उस सामाजिक दबाव को खत्म करती हैं जिसने शरीर से नफरत करना सिखाया। उल्टे
अब सही शरीर एक ऐसी चीज बनता जा रहा है जिसे पैसे देकर खरीदा जा सकता है। जो लोग दवा नहीं ले सकते या जिन पर ये काम नहीं करती, उनके लिए एक नया भेदभाव खड़ा हो रहा है। लेख मेडिकल सिस्टम की भूमिका पर भी सवाल उठाता है। तेजी से वजन घटने से चेहरे और मांसपेशियों को नुकसान हो रहा है और फिर वही सिस्टम महंगे कॉस्मेटिक इलाज बेच रहा है। ऊपर से रिसर्च बताती है कि दवा छोड़ने के बाद ज्यादातर लोग 2 साल में फिर वही वजन पा लेते हैं। सबसे तीखा हमला फूड इंडस्ट्री पर है। वही इंडस्ट्री जिसने अल्ट्रा प्रोसेस खाने से मोटापे की समस्या बढ़ाई, अब GLP-1 फ्रेंडली फूड बेचने की तैयारी में है। यानी समस्या भी वही बनाए और समाधान भी वही बेचे। लेख का निष्कर्ष साफ है। अगर सच में शरीर और भोजन को लेकर दर्द कम करना है तो दवा से आगे सोचना होगा। भूख को डर नहीं, अनुभव के रूप में स्वीकार करना होगा। खाना अगर फिर से आनंद और सुकून की चीज बन जाए तो असुरक्षा पर पलने वाले उद्योगों की ताकत अपने आप कम हो जाएगी। यही लेख का सार है। शरीर पतला नहीं, शरीर से स्वस्थ रिश्ता जरूरी है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख जस्ट लाइक वेनेजुएला, ईरान टू इज एक्सपेंडेबल फॉर रशिया, इसमें एक अहम लेकिन अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली सच्चाई की ओर ध्यान खींचता है। रूस के लिए ईरान, वेनेजुएला या उत्तर कोरिया जैसे सहयोगी कोई स्थायी साथी नहीं, बल्कि यूक्रेन युद्ध जीतने की बड़ी बिसात पर रखे गए मोहरे हैं। लेख का केंद्रीय तर्क यही है कि मॉस्को की पूरी रणनीति एक ही लक्ष्य के इर्द गिर्द घूमती है, यूक्रेन में जीत। बाकी सारी दोस्तियां, हस्तक्षेप और गठबंधन उसी मकसद के साधन भर हैं। लेख की पृष्ठभूमि में अमेरिका की हालिया आक्रामक नीतियां हैं। वेनेजुएला में निकोलस मादुरो के अपहरण और ईरान में सत्ता परिवर्तन की धमकियां। पश्चिम के कुछ प्रो यूक्रेन हलकों में इसे रूस के लिए झटका माना जा रहा है, लेकिन लेख कहता है ये सोच बेहद सतही है। सच ये है कि जब रूस के सहयोगी अस्थिर होते हैं तो क्रेमलिन उन्हें छोड़ने में जरा भी हिचकता नहीं। रूस की राजनीति में सहयोगी खर्च होने वाली चीज है। लेख ऐतिहासिक संदर्भ देकर समझाता है कि रूस, ईरान और चीन तीनों ऐसे देश हैं जिन्हें पश्चिम उपनिवेश नहीं बना सका। इसी वजह से इन देशों में सत्ता संरचनाएं सख्त और सशंकित है। लेकिन फर्क यह है कि रूस खुद कभी ईरान और चीन को दबाने की कोशिश कर चुका है। यही वजह है कि मॉस्को का ईरान के प्रति रवैया बेहद अवसरवादी है, भावनात्मक नहीं, रणनीतिक। पुतिन की विदेश नीति लेख के मुताबिक यूरोप केंद्रित है। सीरिया, लीबिया, अफ्रीका या ईरान में रूस की मौजूदगी का मकसद साम्राज्य खड़ा करना नहीं, बल्कि पश्चिम की ताकत को अलग अलग मोर्चों पर उलझाना है, ताकि यूक्रेन में रूस को बढ़त मिल सके। अगर कल ईरान या वेनेजुएला गिरते हैं तो मॉस्को को कोई वैचारिक झटका नहीं लगेगा। लेख डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका को भी इसी संदर्भ में देखता है। ट्रंप का ईरान, वेनेजुएला या यहाँ तक कि ग्रीनलैंड में हस्तक्षेप का जुनून लेख के अनुसार पुतिन के लिए वरदान है। अमेरिका जितना ज्यादा इधर उधर उलझेगा, उतना ही रूस यूक्रेन में मजबूत होगा। अंत में लेख एक तीखा निष्कर्ष निकालता है। ट्रंप के लिए सबसे आसान लक्ष्य अब ईरान या वेनेजुएला नहीं, बल्कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की हो सकते हैं। यही वजह है कि ट्रंप शांति में सबसे बड़ी बाधा पुतिन को नहीं, जेलेंस्की को बताते रहे हैं। लेख साफ करता है कि वैश्विक राजनीति की इस बिसात पर नैतिकता नहीं, सिर्फ ताकत और सुविधा काम करती है, और रूस ये खेल बहुत ठंडे दिमाग से खेल रहा है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.